किसने सोचा था कि जो शख्स आर्किटेक्ट बनकर इंडिया नाम के नाव को बना रहा है, देश भर में घूम घूम कर तमाम राजनीतिक पार्टियों के हुक्मरानों से मिल रहा है, उनको उस नाव पर बिठाकर 24 के महासमर को पार करने की कवायद कर रहा है, वो सियासी किरदार यूं ही बीच मझधार में अपनी ही बनाए नाव से कूद जाएगा और एनडीए के बड़े से स्टीमर में जा बैठेगा। सियासी चंपक की ये दास्तान गजब तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इस बात का सबूत है कि आज हिंदुस्तान में विपक्षी पार्टियों का मकसद केवल सत्ता तक पहुंचना ही रह गया है। जनता के हितों की बात करना है तो केवल एक मुखौटा भर। दरअसल सियासी चंपक की यह कहानी शुरू होती है 9 अगस्त 2022 को, जब नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ फिर एक बार सरकार बनाते हैं। 8वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार के सियासी सफारी की स्टीयरिंग केंद्र की राजनीति की तरफ मुड़ती हुई दिखती है और बार बार मीडिया के सामने नीतीश द्वारा तेजस्वी को आगे करना इस सुगबुगाहट को भी तेज करता है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार बिहार की कमान तेजस्वी यादव को सौंपकर खुद केंद्र की राजनीति में एक मजबूत विपक्ष को गढ़ने में लग जाएंगे। इसका नतीजा स्पष्ट तौर पर दिखना भी शुरू हो जाता है। 23 जून 2023 को नीतीश की अध्यक्षता में विपक्षी पार्टियों की एक बैठक आयोजित की जाती है। पटना में आयोजित हुए इस बैठक में कांग्रेस समेत 15 से अधिक विपक्षी पार्टियां हिस्सा लेती है। इस बैठक को एक ऐतिहासिक रूप दिया जाता है क्योंकि इमरजेंसी के बाद यह पहली बार होता है जब तमाम विपक्षी पार्टियां अपने आपसी वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए एक साथ मंच साझा करते हुए दिखते हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं भी तेज हो जाती है कि एक बार फिर हिंदुस्तान की राजनीति में लोकतंत्र का वो अध्याय दोहराया जा सकता है जब विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने 1977 में इंदिरा गांधी और फिर बाद में 1989 में राजीव गांधी के लोकप्रिय सत्ता को उखाड़ फेंका था। लेकिन विपक्ष के कमजोर कड़ी की दास्तान पटना में हुए बैठक के बाद से ही जगजाहिर होनी शुरू हो जाती है। महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते ही शरद पवार के एनसीपी के घड़ी की सुई बिखर जाती है। भतीजे अजीत पवार बगावत कर देते हैं और उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बीच शरद पवार की मौन चुप्पी इस बात पर मुहर लगा रही होती है कि अभी विपक्षी गठजोड़ की परिकल्पना से पहले विपक्षी पार्टियों को अपने आंतरिक कलह को सुलझाने की जरूरत है। विपक्षी पार्टियों के बैठकों का दौर यही नहीं थमता। पटना के बाद बेंगलुरु, फिर मुंबई, दिल्ली और अब ये विपक्षी पार्टियों का बैठक वर्चुअल रूप ले लेता है। लेकिन हर बैठक के बाद के आने वाली खबरें इस बात की नहीं होती कि साझा चुनाव चिन्ह क्या होगा, शीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा या समन्वयक विचारधारा क्या होगी। खबरें आती हैं तो हुक्मरानों के रूठने की। कभी ये हुक्मरान नीतीश होते हैं, कभी ममता तो कभी केजरीवाल। इस बात पर गौर किया जाना बहुत जरूरी है कि इस बार नीतीश कुमार ने अपना पाला बदलने का ठीकरा महागठबंधन पर नहीं फोड़ा है। उन्होंने ये ठीकरा फोड़ा है इंडिया ब्लॉक पर, खास करके कांग्रेस पार्टी पर। केसी त्यागी का ये बयान कि कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार की मेहनत और इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व हड़पना चाहती थी, साथ ही ये बात कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ता से ज्यादा अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के पंजों पर यह बात तीर से कम नहीं है। लेकिन साथ ही ये उन करोड़ों लोगों के आकांक्षाओं की हत्या भी है जो इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि 2024 के चुनावों में ईवीएम पर उनकी उंगली एक मजबूत विपक्ष के बटन को दबाएगी। ऐसा नहीं है कि देश की जनता ने अब विपक्ष के अस्तित्व को नकार दिया है। देश की जनता भी चाहती है कि देश में कोई ऐसा मजबूत विपक्ष उभरे जो उनकी आवाजों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर सत्ता से आंख में आंख मिलाकर बात कर सके। लेकिन जनता जाएगी तो किसके पास? कांग्रेस पार्टी के पास, जिसकी पूरी मशीनरी 2014 के बाद से सिर्फ राहुल गांधी को नेता बनाने में लग गई है। जनता जाए तो किसके पास? अरविंद केजरीवाल के पास, जो भाजपा के राष्ट्रवादी हिंदुत्व से लड़ते लड़ते न जाने कब खुद सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रचार करने लग जाते हैं, उनको खुद नहीं पता चलता। जनता जाए तो किसके पास? ममता बनर्जी के पास, जिनके तेवर ऐसे हो रखे हैं कि ना वो जनता को सुनने को तैयार है, ना अपने सहयोगियों को। जनता जाए तो किसके पास? नीतीश कुमार के पास, जो अपने सियासी सफर के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आज राजनीति का मतलब उनके लिए केवल पाला बदलकर सत्ता बचाना ही रह गया है। जनता आज बहुत बड़े उधेड़बुन में है। आज जनता के पास विपक्ष की कोई आवाज नहीं बची है। इंडिया ब्लॉक की परिकल्पना जो 23 जून को पटना से शुरू हुई थी, उसका संघर्ष केवल इतना ही रहा कि पोस्टर पर किसकी तस्वीर सबसे ज्यादा बड़ी दिखेगी, कौन इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करेगा,
इसी संघर्षों में इंडिया ब्लॉक उलझ कर रह गया। जनता, जनता का हित, जनता का सरोकार, ये सारी बातें इंडिया ब्लॉक के लिए झूठी लगती हैं। बिहार में हुए घटनाक्रम के बाद कांग्रेस पार्टी को इंडिया ब्लॉक की एक कमजोर कड़ी बताना, यह आक्षेप कितना तथ्यात्मक है, इसको इस लिहाज से समझा जा सकता है कि छोटी पार्टियों के गठजोड़ से बना ये डॉट डॉट वाला इंडिया ब्लॉक, इस पूरे इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी भूमिका में थी। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो अपने राजनीतिक संसाधन और संगठनात्मक ढांचे के इस्तेमाल से इस इंडिया ब्लॉक को राजनीतिक पटल पर एक निर्णायक भूमिका में पहुंचा सकती थी। लेकिन अब इंडिया ब्लॉक की परिकल्पना बहुत दूर की बात लगती है। नीतीश कुमार अब एनडीए में हो चले हैं, ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी अब अकेले चुनाव लड़ने वाली है। इन सब के बीच सवाल यही है कि 23 जून को पटना में जिस इंडिया ब्लॉक की परिकल्पना शुरू की गई थी, उस इंडिया ब्लॉक का आधार क्या सिर्फ पोस्टरबाजी और नेतृत्व को हड़पने में ही तो नहीं सिमट गया? चिनार से झड़ते पत्तों की तरह जिस तरीके से देश में इंडिया ब्लॉक की परिकल्पना बिखरी है, उसने केवल देश की सियासत में सियासी समीकरणों को ही नहीं बिखेरा है, उसने जनता की उन उम्मीदों को भी बिखेर दिया है जो इस आस में थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको एक मजबूत विपक्ष की मौजूदगी देखने को मिलेगी। बहरहाल इन तमाम राजनीतिक तिकड़मबाजी और विपक्षी पार्टियों के तकरार के बीच एक बात तो स्पष्ट हो गई है, केवल सत्ता तक पहुंचने के उद्देश्य के साथ ही कोई भी विपक्षी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर नहीं उभर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट जमशेद खान के साथ भारत सूरज, विस्तार न्यूज।